नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार स्पेशल चर्चा में आज खबरें ही खबरें हैं और सियासी तूफान मचा हुआ है। यूं कहें कि सियासी बवंडर मचा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के नेता कांग्रेस पार्टी से जनता दल यूनाइटेड में आए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के बयान से। बिहार सरकार के मंत्री हैं और उन्होंने एक जाति विशेष के खिलाफ, भूमिहारों के खिलाफ जहानाबाद में जाकर कुछ बयान दे दिया कि अति पिछड़ा को टिकट दिया तो वोट नहीं दिया। ऐसा क्यों होता है? दूसरी चर्चा, कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी अपने दामाद जो भूमिहार समाज से ही आते हैं, सायन कुणाल, उन्हें कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। खैर, उस चर्चा पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन चर्चा दरअसल ये है कि अशोक चौधरी के बयान को लेकर जदयू भाजपा सब आपत्ति जता रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो सीधे सीधे उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि हमारे सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ने कभी किसी जाति विशेष के खिलाफ बात नहीं की, कभी किसी धर्म विशेष के खिलाफ बात नहीं की। अब अशोक चौधरी क्या जनता दल यूनाइटेड में अब लंबे समय तक टिक पाएंगे? ये सवाल इसलिए मौजूद हो गया है कि एक तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उनके बयान को पर तीखी आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अशोक चौधरी कटिहार के प्रभारी थे। कटिहार लोकसभा सीट पर जेडीयू को हार मिली है, तो आखिर अशोक चौधरी वहां क्यों नहीं अति पिछड़ा जो पार्टी का ही था उसे जिता पाए? क्या कर रहे थे अशोक चौधरी? और बिहार में चिराग पासवान को लेकर, उनकी सांसदी को लेकर और अमित शाह से उनके मिलने को लेकर, प्रशांत किशोर के साथ उनकी कथित भूमिका को लेकर किस तरह की बातें हो रही है, इन सारी परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनता दल यूनाइटेड ने तो अशोक चौधरी की भूमिका पर ही सवाल उठा दिए कि वो प्रभारी, वो तो भूमिहारों के खिलाफ कहा जा रहा है कि बोल रहे हैं। हालांकि आज सफाई भी दे रहे हैं अशोक चौधरी कि हम उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे। वो अपने पिता महावीर चौधरी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि उन्हें तो श्री बाबू और महेश बाबू ने आगे बढ़ाया। नाम लेकर उन्होंने श्री बाबू और महेश बाबू का कहा है, दोनों भूमिहार समाज से आते थे। सब बातें वो कह रहे हैं, कल के बात पर लीपापोती कर रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था 2020 के चुनाव में पहले चरण में उनकी आंधी चल रही थी, लेकिन पहले चरण के मतदान के आखिरी दौर में उन्होंने कह दिया था कि लालू जी की वजह से ही गरीब आज बाबू साहब की छाती पर चढ़कर, ऐसा ही कुछ बोला था तेजस्वी यादव ने। उसके बाद दूसरे तीसरे चरण में चिराग मॉडल के बावजूद बाबू साहबों की सहानुभूति खो बैठे तेजस्वी यादव और माहौल बदल गया था। अब भूमिहार समाज को लेकर जो सवाल है, और जेडीयू ने जो कहा है कि कटिहार के वो प्रभारी थे और कटिहार में जेडीयू का अति पिछड़ा कैंडिडेट तारिक अनवर के हाथों हार गया है, तो आखिर अशोक चौधरी कर क्या रहे थे लोकसभा चुनाव में जब वो प्रभारी कटिहार के थे? तो देखिए अभिषेक जी, राजनीति और नेता, यदि नेता राजनीति करते हैं तो जात की नहीं जमात की होनी चाहिए जी, धर्म की नहीं इंसानियत की होनी चाहिए जी। और इन दिनों तो इस खासकर ये चीज बहुत प्रासंगिक है। कोई जातों की राजनीति कर रहा है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, लेकिन राजनीति तो जमात और इंसानियत की होनी चाहिए। और अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है वो कहीं न कहीं पार्टी को आगामी चुनावों में इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास अशोक चौधरी ने किया है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के तमाम नेताओं को, यदि नेताओं द्वारा दिए गए बयान को डिकोड करेंगे, खासकर जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, और नीरज कुमार ने जिस प्रकार से अशोक चौधरी के बयान पर एग्रेसिव अप्रोच अपनाया है, उससे आप सिर्फ नीरज सिंह के बयान को जोड़कर मत देखिए, वो पार्टी का स्टैंड है। और पार्टी का क्या स्टैंड है? नीरज सिंह ने क्या कहा है कि नीतीश कुमार हमारे जो नेता हैं, हमारे नेता हैं जो नीतीश कुमार, वो कभी भी जात की नहीं जमात की राजनीति किए हैं। और उन्होंने एक सवाल भी उनसे पूछा है कि वो तो कटिहार के प्रभारी भी थे और पार्टी ने वहां अति पिछड़ा समाज से आने वाले व्यक्ति दुलालचंद गोस्वामी को टिकट दिया था, तो प्रभारी रहते हुए पार्टी कैंडिडेट को क्यों नहीं जिता पाए? तो ये सवाल लाजमी है। अशोक चौधरी तो फिजिकली वहां होंगे, यदा कदा कभी 1-2-3 दिन चले गए होंगे, लेकिन दिल से तो वह
दिल से और फिजिकली जो है वो इस फिराक में रहे होंगे कि कैसे भी उनकी बेटी को पहले टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए तो फिर हाँ टिकट मिल जाए समस्तीपुर से टिकट मिल जाए, उसके बाद वो पूरी अपनी जो ताकत है, अपने तमाम रिसोर्सेज को उन्होंने समस्तीपुर में झोंक दिया। ये कहने की जरूरत नहीं है। तब अशोक चौधरी कहाँ थे? आप तो पार्टी के टॉप 5 जो लीडर हैं उसमें आते हैं। आपकी जिम्मेवारी लोजपा उम्मीदवार को जिताने से अधिक जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की थी। ठीक है, लोजपा गठबंधन में थे, लोजपा एनडीए का एक हिस्सा रहा है, लेकिन आप एनडीए के नेता से पहले जेडीयू के नेता हैं और जिस लोकसभा के आप प्रभारी थे वहां पार्टी की हार होती है तो जवाब निश्चित ही अशोक चौधरी को देना चाहिए। और ये बात गॉसिप नहीं है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बेटी के बाद दामाद के राजनीतिक भविष्य को लेकर अशोक चौधरी चिंतित हैं और कहीं न कहीं ऐसे विधानसभा के खोज में है जहां से उन सारे समीकरण भूमिहार प्लस दलित का समीकरण फिट बैठा पाए। लेकिन एक तरफ भूमिहारों को गलिया रहे हैं और भूमिहारों का वोट भी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि महावीर चौधरी को किसने आगे बढ़ाया? श्री बाबू से लेके और महेश बाबू जो अनुनय सिन्हा के जो मुजफ्फरपुर से जो कांग्रेसी नेता है, अनुनय सिन्हा उनके नाना रहे हैं, उषा सिन्हा जी के पिताजी रहे हैं, कृष्णा साई के पिताजी रहे हैं। तो एक तरफ भूमिहारों का छत्र छाया भी चाहिए, भूमिहारों का आशीर्वाद भी चाहिए और भूमिहारों को गलियाएंगे भी। अच्छा, ताकि ये समाज में ये मैसेज जाए कि हम दलितों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं। नहीं ऋषि जी, हमको एक बात बताइए, आप बार बार दिल से कह रहे हैं, दिल से वो कहाँ थे? अब आप जैसे ही दिल से कहते हैं वो शाहरुख खान मनीषा कोइराला वाली जो हम लोग के बचपन में जो मूवी आई थी वो याद आ जाता है। लेकिन आप ही बता दीजिए, यहाँ शाहरुख खान नहीं है, यहाँ तो अशोक चौधरी है। ये बता दीजिए कि दिल से वो कहाँ थे? कटिहार में थे कि समस्तीपुर में थे? बेटी को जिता रहे थे कि पार्टी को जिता रहे थे? अरे भाई, ये कहने की जरूरत है क्या? ये कहने की जरूरत है कि दिल से अशोक चौधरी कहाँ थे? अशोक चौधरी ने तमाम रिसोर्सेस को कहाँ लगा रखा था, तमाम अपने समर्थकों को कहाँ लगा रखा था, तमाम अपने पार्टी पदाधिकारियों का जो खासकर उनके करीबी है उनको कहाँ लगा रखा था, ये कहने की जरूरत है। और शाम्भवी चौधरी जो चुनाव जीत पाई है उसमें उनके रिसोर्सेज, उनके जो धन बल है उसका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। और अब वो कह रहे हैं कि उनके दामाद एलएलबी कर रहे हैं। उस समय तो आप उस समय भी आप ये कह रहे थे हमारी बेटी दिल्ली में पढ़ती है। पढ़ना अच्छी बात है। क्या शाम्भवी चौधरी से अधिक प्रतिभावान समस्तीपुर में कोई युवा और युवती नहीं थी? तो ये सवाल है। देखिए, यदि आप ओवरऑल पूछेंगे अभिषेक जी, तो इस मामले में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के दामन पे दाग हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे वो लालू यादव हो। हाँ, इसमें नीतीश कुमार एक अपने आप में एग्जाम्पल है। आज तक किसी परिवार के किसी व्यक्ति को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, अपने पुत्र को राजनीति से दूर रखा, लाइमलाइट से दूर रखा। इस मामले में हालांकि नरेंद्र मोदी ने शादी नहीं किया, उनका परिवार नहीं है, तो इसमें नहीं कह सकते, लेकिन राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अभी हरियाणा का ही एग्जाम्पल आपके ही चैनल पे मैंने कल दिया था। राव इंद्रजीत सिंह किस प्रकार से नाराज हो गए, उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी को खुद हस्तक्षेप करना पड़ता है और प्रधानमंत्री आवास में बुला के मुलाकात करनी पड़ती है। तो ये स्थिति है भारतीय राजनीति का। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसे युवा, आप जैसे युवा यदि राजनीति में जाना भी चाहे तो हमारे पिता अशोक चौधरी नहीं है, हमारे पिता राव इंद्रजीत सिंह नहीं है, हमारे पिता लालू यादव नहीं है। हम लोगों को संघर्ष करना होगा यदि किसी पार्टी में जाते हैं तो। देखिए, इस सवाल पर हम आएंगे ऋषि जी। 2 सवाल इस मुद्दे पर छोटे छोटे हैं, इसका जवाब हम चाहेंगे। ठीक है, लालू जी एक बार टीवी इंटरव्यू में बोले थे, अजीत अंजुम को इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा था, देखिए परिवारवाद पर ही चर्चा हो रही थी और समझी पर उन्होंने कहा था, देखिए एक जोड़ा साला हमारे पास है, छोड़ के भाग गया। ये बात उन्होंने कही थी, आपने देखा होगा कि एक जोड़ा साला हमारे पास है। ये लालू जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है भाई। रघुनाथ, सुभाष और साधु,
हाँ नहीं, पर एक जोड़ा मतलब जो राजनीति में थे, एक जोड़ा उनकी बात वो कर रहे थे। नहीं, प्रभुनाथ भी बाद में एमएलसी बने थे। हाँ, अब सवाल ये उठता है ऋषि जी, कल से कई लोग मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछ चुके कि आप बिहार को समझते हैं, बिहार के बारे में जानते हैं, बिहार के सामाजिक परिस्थितियों को जानते हैं, तो ये बताइए कि अशोक चौधरी कहीं, जैसे मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के, उनके बयान कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रहे थे, आज की तारीख में भाजपा के लिए वो जिम्मेदारी कंगना रनौत ने उठा रखी। आप देख रहे हैं, जितना वो 2-4 इंटरव्यू और दे दें तो शायद हरियाणा में 10 सीटें भी ना मिले। जो स्थिति है, अगर 2-4 इंटरव्यू और उनके कोई ले ले तो 10 सीटों पर भी आफत हो जाए। क्या आपको लगता है अशोक चौधरी के बयान और अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के कंगना रनौत हो गए हैं? उनके बयान की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान होने वाला है। देखिए, ये जो कल अशोक चौधरी ने परसों शायद ये बयान दिया है, और बयान बहुत ही वायरल हो रहा है। तमाम मीडिया प्लेटफॉर्मों पे इसकी चर्चा हो रही है, और खासकर जेडीयू के वो विधायक परेशान होंगे जो भूमिहार जाति से आते हैं। अपने अपने क्षेत्र में किस मुंह से जाएंगे कि भाई आपके एक नेता तो हम लोग को गलियाते हैं, अब आए हैं वोट मांगने आप। और कोई भी पार्टी, मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि किसी भी जाति की संख्या यदि 30% भी है, 20% भी है, तो सिर्फ उस जाति के सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जेडीयू ये कहती होगी कि हम पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़ों के वोट से चुनाव जीत जाते होंगे, यह भी कहना सही नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपके बकेट्स में तमाम सामाजिक समीकरण नहीं आएंगे, आपके झोले में तमाम सामाजिक समीकरण का जो एक गठजोड़ नहीं बनेगा, तब तक आपकी चुनावी नैया पार नहीं हो सकती जी। ये अशोक चौधरी की जो पुत्री जीती है चुनाव, उसमें भूमिहारों का भी योगदान है। समस्तीपुर में भूमिहारों की संख्या ठीक ठाक है। तो ये कहना एक तरह से अशोक चौधरी अपना भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि उनके दामाद चुनाव लड़ेंगे तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, और भविष्य में उनकी पुत्री को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टी तो दूर की बात है। तो ये एक लाइन में ही मैं कह रहा हूं कि अशोक चौधरी जैसे नेता पार्टी में रहेंगे तो ऐड ऑन करने के अपेक्षा ये पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो ऐसे बयानवीरों से, ऐसे छपास वाले नेताओं से पार्टी को दूर रहना चाहिए, चाहे वो पार्टी जेडीयू हो या कांग्रेस हो या बीजेपी। एक लाइन में हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताइए, क्या अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के मणिशंकर अय्यर और कंगना रनौत हो गए हैं? अब बिल्कुल, कंगना रनावत तो ये स्थिति पैदा करती है कि हरियाणा में ये 12-13 सीट भी जीत जाए बीजेपी, तो ये बड़ा करिश्मा होगा। खुद मुख्यमंत्री अपना सीट बदलने जा रहे हैं। नायब सैनी जो हैं खुद मुख्यमंत्री अपना सीट बदलने जा रहे हैं। और एक कहावत बहुत पॉपुलर हो रहा है हरियाणा में कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकता है, बीजेपी तो इस बार किसी कीमत पे चुनाव नहीं हरा सकता जी। तो यही स्थिति अशोक चौधरी जैसे नेता यदि जेडीयू में है, और नीतीश कुमार को अशोक चौधरी जैसे नेताओं पे कमान कसना होगा, नहीं तो इसका पॉलिटिकल नुकसान आपको आगामी चुनावों में उठाना पड़ सकता है। और इसी का रिस्पॉन्स है कि विजय सिन्हा, तमाम भूमिहार जो नेता हैं, विजय सिन्हा, नीरज कुमार, आने वाले दिनों में देखिएगा कई ऐसे अशोक चौधरी के बयान को लेकर कई नेताओं का बयान आपको देखने को मिलेगा। जेडीयू के ही कुछ नेताओं ने जबरदस्त विरोध किया है कि आप क्या कह रहे हैं, अशोक चौधरी इतना राजनीतिक बड़ा लंबा अनुभव रहा है, आप बहुत कम उम्र में कारा मंत्री बन गए थे राबड़ी देवी के कैबिनेट में। एक तरफ राबड़ी देवी के जंगल राज को आप घेरते हैं, अरे भैया उस जंगल राज के पहरेदार आप भी थे। हकीकत ये है, वो जंगल राज के लुटेरा आप भी थे अशोक भाई। नहीं, हकीकत ये है, मैं बता दूं ऋषि मिश्रा जी, आपको याद होगा 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, और ये अशोक चौधरी जैसे विधायक ही थे कांग्रेस पार्टी के, जिसने 7 दिनों की उस सरकार को गिराकर वापस लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार बिहार में बनवा दी थी, और वो बात जंगल राज की करते हैं। खैर, सीधी बात साफ साफ अब दिखाई दे रही है कि जनता दल यूनाइटेड में, ऋषि जी एक संक्षिप्त टिप्पणी इस पर हम चाहेंगे कि क्या जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार को अशोक चौधरी से पिंड छुड़ाना होगा इस बयान के बाद, अन्यथा उनकी चुनावी लुटिया डूब जाएगी?
देखिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में इसको लेकर कहा था कि आप देखिए, तमाम जो कमेटियां बन रही है, तमाम जो कार्यकारिणी बन रहा है, उसमें 2-3 ऐसे नेता हैं जिसको नीतीश कुमार अपने से दूर करना चाहते हैं। उनके तमाम समर्थकों को हटा दिया गया है। तो शुरुआत हो चुकी है और ये गाए बगाए नीतीश कुमार के ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। तो कभी किताब विमोचन करवा लेते हैं, कभी ये बयान देते हैं कि हमारे नेता ने ऐसा किया, हमारे नेता ने ऐसा किया, 2003 में इतना बजट था, अब इतना बजट है। उसी बीच में ये अपना काम बनाने के चक्कर में ऐसा बयान दे देते हैं। काम तो नीतीश कुमार का बनता नहीं और बिगड़ जाता है। नीतीश कुमार और गुस्सा गए होंगे, ये क्या बयान दे रहा है। नीतीश कुमार बुला के जरूर डांटे होंगे या फोन पे जरूर बातचीत किए होंगे, ये क्या कर रहा है तुम भाई, तुम मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। मैं दोस्त टिकट लूंगा। मैं बीजेपी कार्यालय में था, राष्ट्रीय कार्यालय में, तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री का नाम चल रहा था और जेडीयू के एक प्रवक्ता जो अब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने उनके चमचागिरी में सुनिए, वो चमचागिरी में, उस व्यक्ति के चमचागिरी में उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा ये मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। तो हम बोले कि तो दुश्मन लग रहा है कि बताइए, जैसे ही अमित शाह मोदी को ये भनक लगेगा कि ये लॉबी करवा रहे हैं, मेरा नाम जो भी है वो भी कट जाएगा। तो ये नीतीश कुमार कह रहे होंगे अशोक चौधरी के बारे में ये दोस्त है कि दुश्मन है। भाई ये राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है जी। दोस्त और राजनीति में दोस्त और दुश्मन के बीच की परिभाषा बड़ी महीन होती है और इस बात को शायद अशोक चौधरी भी समझ रहे होंगे, नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे। वैसे अशोक चौधरी पढ़े लिखे राजनेता हैं, उस जमाने के सेंट माइकल स्कूल जो बिहार का प्रतिष्ठित स्कूल है उसके छात्र हैं और उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती है। हाँ, फ्लुएंट अंग्रेजी भी बोलते हैं, फ्लुएंट अंग्रेजी भी बोलते हैं। ये अच्छे पढ़े लिखे आदमी है और इस बात के को मैं मानता हूं कि पढ़े लिखे लोगों की इस देश की राजनीति में जरूरत है। प्रशांत किशोर जी तो कहते ही हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभाव में नहीं पढ़ पाया तो उसके लिए कोई बात नहीं, राजनीति में आ सकता है। लेकिन एक छोटा सा खबर, आपके जो प्रश्नों की जो सूची है उसमें से थोड़ा इतर एक चीज बता दूं। खबर ये भी है, मैं फिर दर्शकों को कह रहा हूं, खबर है, चर्चा है, दम कितना है नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने एक ऑफर चिराग पासवान को दिया है। यदि है, चलिए तो फिर बताएंगे। मैं आगे चलता हूँ। चिराग पासवान पर ही मैं आ रहा था। चिराग पासवान के ऊपर अलग अलग मुकदमे एक व्यक्ति दर्ज करा रहा है जो व्यक्ति खुद को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताता। बीजेपी कहती है कि उससे कोई लेना देना नहीं है। चिराग पासवान के ऊपर गांव में 80 एकड़ जमीन के आरोप, एक मुकदमे को छिपाने का आरोप, तमाम तरह की बात, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुल्तानपुर में जिस सांसद ने मेनका गांधी को हराया उनके खिलाफ भी मुकदमे हुए थे ऐसे कि एफिडेविट में चीजें छिपाने के, लेकिन वो मुकदमा खारिज हो गया। क्या लगता है ये सारी चीजें चल रही है, उसके पहले उनके चाचा मिल रहे हैं, उनके पार्टी में टूट की खबरें चल रही है और ऊपर से इन सब के बीच चिराग पासवान भी अमित शाह से मिलने पहुंच रहे हैं। पार्टी चिराग पासवान की, जी समझ में नहीं आया हमें, पार्टी चिराग पासवान की, टूट से बचाने की जिम्मेदारी चिराग पासवान की, परिवार चिराग पासवान का, ये सारे मामले में अमित शाह को पंच बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या चिराग पासवान पार्टी चला पाने में कैपेबल नहीं है? देखिए मैंने आपसे भी कहा था, इनको हल्का सा झटका भाजपा ने दिया है। हल्का सा इनको झटका देके, होता है ना, हल्का झटका देके आप पीछे से खींच देने वाली बात, हल्का सा करंट दिया है। हल्का सा करंट का झटका नहीं होता है, हल्का सा करंट का झटका, करंट नहीं लगाया है, हल्का सा करंट का झटका दिया है। पशुपति पारस का अमित शाह से मिलना, उससे पहले दिलीप जायसवाल का पशुपति पारस से मिलना, फिर पशुपति पारस का अमित शाह यहाँ जाना, फिर ये चर्चा चलना कि बीजेपी इनके 3 सांसदों को तोड़ सकती है, फिर चिराग पासवान का अमित शाह से मिलना। तो जो 2-3 ऐसे बयान दिए थे सरकार के कामकाज को लेकर, सरकार के डिसीजन को लेकर, तो बीजेपी इनको गुड फील कराना चाहती थी कि भैया सब कुछ आपके भरोसे, पार्टी नहीं छोड़ रखा है, यदि आप बाएं दाएं करेंगे तो इसका ऑप्शन है। तो ये हल्का, जो अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई है चिराग पासवान की,
वह यह दर्शाने के लिए कि बीजेपी और लोजपा के जो संबंध है वो सब कुछ ठीक है और बीजेपी ऐसे किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक जो दोनों लोगों का जो फोटो पब्लिक डोमेन में डाला गया है, ये उसी से जोड़कर मैं देखता हूँ। जहां तक उस व्यक्ति की बात है, एक इंटरव्यू दिया है चिराग पासवान ने TV9 भारतवर्ष को। चिराग पासवान वर्सेस 5 एडिटर्स से प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने कहा है कि धोखा मुझे मेरे अपनों ने ही दिया। मेरे अपने अगर मेरे साथ खड़े होते तो दुनिया की कोई ताकत मेरा परिवार या पार्टी नहीं तोड़ सकती थी। मैं किसी दूसरे या बाहर वाले से क्या शिकायत करूं, जब मेरे अपने खून ने ही मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया। जिसको मैंने पिता माना उन्होंने ही मुझे मझधार में छोड़ दिया, तो दूसरों से शिकायत क्या करना। इस दौरान मैंने सीखा समझा कि शिकायतें करने से कुछ नहीं होता, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अपनी लड़ाई जीतने के लिए अपने आप को मजबूत बनाया और महज 3 साल में पार्टी को वहां लेकर आया हूं जहां पापा छोड़कर गए थे। इस पार्टी को मजबूत बनाया कैसे? वीणा देवी को जो लोग कह रहे हैं कि खंजर भोंका, उनमें से एक को लेकर के आए। मजबूत बनाया कैसे? बहनोई को लाकर सांसद बनाया। मजबूत बनाया कैसे? तो अशोक चौधरी की बेटी को सांसद बनाया। मजबूत बनाया कैसे? तो राजेश वर्मा को सांसद बनाया। ऐसे मजबूत बनाया। जी देखिए, मैं दो तीन चीज आपको बता दूं। एक तो जिस व्यक्ति का नाम आपने लिया है कि उन्होंने जो चुनाव आयोग के पास जो कंप्लेन किया है, उसको लेकर बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। कल जाब्ते प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बीजेपी ने कह दिया है कि पार्टी से इनका कुछ पार्टी से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। अब चुनाव आयोग इसको कैसे लेती है? 80 एकड़ का मामला है, ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावी हल्फनामा में उन्होंने कुछ जो इन्फॉर्मेशन है छुपाया है। तो अब देखिए उसमें चुनाव आयोग क्या रिस्पॉन्स लेती है, ये देखने की जरूरत है। खासकर यदि चिराग पासवान की बात करें तो मैंने जो आपको एक स्टोरी बताया कि इनको ऐसा चर्चा है कि इनको प्रशांत किशोर ने एक ऑफर दिया है कि यदि वो अपनी पार्टी को प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ, जन स्वराज के साथ मर्ज कर देते हैं, तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में इनको मुख्यमंत्री का फेस बनाया जा सकता है। ये चर्चा है। इस चर्चा में कितना दम है ये मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कह सकता हूं, इसकी पुष्टि भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया है कि आगामी चुनाव में आपको मुख्यमंत्री का फेस हम बनाएंगे यदि आप इधर आते हैं तो। ये चिराग पासवान को लेकर लेटेस्ट खबर है। जी, लेकिन इसमें एक चीज तो और उभर कर सामने आती है ऋषि जी, कि अगर इस तरह की खबर आ रही है तो क्या प्रशांत किशोर को अपने चेहरे पर भरोसा नहीं है? उन्हें भरोसा नहीं है कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं जिता पाएंगे? प्रशांत किशोर ने एक, देखिए पहले भी आप प्रशांत किशोर के बयान को देखिए। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था? प्रशांत किशोर ने कहा था कि पार्टी का चेहरा दलित वर्ग से होगा। पार्टी का जो चेहरा होगा वो दलित वर्ग से होगा। अच्छा, यदि सुनिए मेरी बात, मेरे लाइन कंप्लीट तो होने दीजिए। यदि प्रशांत किशोर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का फेस बनाते हैं तो ये नया प्रकार का राजनीति नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने लिए जीना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, मैं ही प्रधानमंत्री बनूं। और यदि प्रशांत किशोर इस प्रकार का सेक्रीफाइस करते हैं कि अपने पार्टी का चेहरा किसी दलित व्यक्ति को बनाते हैं, वो भी चिराग पासवान जैसे लोगों को, जिसका 5-6% अपना आधार है, तो बिहार के राजनीति में और देश की राजनीति में एक नया प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये चर्चा है, इसमें कितना दम है ये नहीं कह सकता हूँ। जब चर्चा है इसमें कितना दम है, खैर। लेकिन ऋषि जी ये बताइए, एक सवाल इससे उठता है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज के बाल ठाकरे बनना चाहते हैं? क्योंकि बाल ठाकरे खुद सीएम नहीं बनते, कभी मनोहर जोशी, कभी नारायण राणे, वो किसी सत्ता की राजनीति में नहीं जाते थे, रिमोट अपने हाथ में रखते थे। तो क्या बिहार में ये बाला साहब ठाकरे बनने की कोशिश कामयाब होगी? बाला साहब ठाकरे ने बहुत लंबा संघर्ष किया था महाराष्ट्र में, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। ये अभी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। देखिए ये क्या होंगे, बाला साहब ठाकरे बन पाएंगे या क्या बन पाएंगे, ये तो जब अग्नि परीक्षा देने की बात आएगी, परीक्षा देंगे, रिजल्ट क्या होता है, नतीजे क्या आते हैं, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, ग्राउंड रिपोर्ट बता दूं,
प्रशांत किशोर का बेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बेस कितना बढ़ रहा है, क्या ये बेस जो आधार बढ़ रही है प्रशांत किशोर का, क्या वो चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन ग्रामीण एरिया से लेकर शहरी एरिया में इस पार्टी की पैठ बन रही है और लोगों में तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो वर्तमान में है उसके अलावा कोई एक ऑप्शन दिख रहा है तो प्रशांत किशोर की पार्टी के रूप में भी लोग देख रहे हैं। जी, एक अंतिम खबर जिस पर चलते चलते हम चर्चा कर लें ऋषि जी, एक जानकारी आ रही है कि पूर्व सांसद अरुण कुमार जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। क्या अरुण कुमार की जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने से, अरुण कुमार और ललन सिंह के संबंध अच्छे नहीं बताए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और जेडीयू की भूमिहार पॉलिटिक्स में इन दोनों की तनातनी की वजह से ही बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा कारण था कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह की साइड ली जबकि जॉर्ज फर्नांडिस ने अरुण बाबू की साइड ली। तो ललन बाबू और अरुण बाबू का दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। तो क्या अब ये माना जाए कि यदि अरुण कुमार जनता दल यूनाइटेड में आते हैं तो ये ललन सिंह से नीतीश कुमार की औपचारिक दूरी बनने का सबसे बड़ा संकेत होगा? अब देखिए, इसमें एक जो बिजनेस घराना है उनका भी एक बड़ा रोल है। आपने जो खबर ये बताया है कि अरुण सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बिजनेस अरुण जी से बहुत ही मधुर रिश्ते हैं। एक बिजनेस घराना, अरे सुन तो लीजिए, अरे अरे तो खबर हम बता रहे हैं, आप जी एक बिजनेस घराना है, उन्होंने ही दोनों के बीच में बात करने की मतलब दोनों के बीच में सेतु का काम उन्होंने किया है। और आपकी खबर, हाँ, आपकी खबर में दम है, लेकिन ये संभव भी है क्योंकि इन दिनों आप देखिए ललन सिंह से नीतीश कुमार के संबंध उतने बेहतर नहीं है, खराब भी नहीं हुए हैं लेकिन उतने बेहतर भी नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी बताया आपको कि तमाम जो कमेटियां और कार्यकारिणी जो जेडीयू की बनी है उसमें ललन सिंह के तमाम समर्थकों को एक तरह से वॉश आउट कर दिया गया, एक भी किसी व्यक्ति को नहीं रखा गया। हाँ, केंद्र में मंत्री हैं, नीतीश कुमार आज भी उनको मानते हैं, लेकिन किसी न किसी बात ऐसा कोई होगा, ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा जिससे दोनों के संबंध में कुछ मतलब खटास आए होंगे, तो हो सकता है अरुण बाबू की जेडीयू में एंट्री हो। ये मैं आपके बात से सहमत हूँ। एक और खबर है, मैं बता दूं, बिस्कोमान वाले एमएलसी सुनील सिंह की जिस प्रकार से सदस्यता रद्द कर दी गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार बहस कल किया। और मैं आपको बताऊं, कोर्ट के अंदर का माहौल, जज साहब ये सुन के हैरान थे कि किसी व्यक्ति को यदि किसी उपनाम से इन्होंने संबोधित कर दिया, या उनका थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, जैसे आप क्या करते हैं नीतीश बाबू का, जी नहीं, हम नहीं करते हैं मिमिक्री, तो किसी की सदस्यता चली जाएगी। तो जिस प्रकार से वहां के ऑनरेबल जजों का जो एक रुख था, उससे मुझे लगता है कि सुनील सिंह के पक्ष में अच्छी खबर आने वाले दिनों में आ सकती है। और चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो बहुत से लोग जो है सपना देख रहे थे कि सुनील सिंह वाले सीट पे हम विधान परिषद जाएंगे, वो सपना टूटने वाला है। और अक्टूबर के, मैं डेट एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, अक्टूबर के किसी एक डेट को फिर अगले हियरिंग का डेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ये दो तीन डेवलपमेंट हैं बिहार की राजनीति को, मैंने सोचा दर्शकों को बता दूं। जी, निश्चित तौर पर यदि सुनील सिंह की वापसी होती है विधान परिषद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यदि होती है, तो तय मानिए कि तेजस्वी यादव और लालू यादव, इन दोनों के जो नीतीश कुमार के साथ जो अंदर खाने बनते हुए रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं कोई बर्फ न पड़ जाए। लंबे अरसे बाद देखा गया कि सुनील सिंह राबड़ी देवी से राखी बंधवाने नहीं गए, कोई फोटो नहीं आई कि सुनील सिंह ने राबड़ी देवी से राखी, अपनी बहन से गए थे राखी बंधवाने। अन्यथा बिहार से जो रक्षाबंधन की सबसे बड़ी खबर आती थी, सबसे बड़ी फोटो आती थी, वो सुनील सिंह और राबड़ी देवी की होती थी। भाई बहन, मुंह बोले भाई बहन का रिश्ता। चलिए अभिषेक जी, अंतिम सवाल क्या आप ले लीजिए, जल्द से जल्द लीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। जी, मैं वही आपसे अंतिम सवाल ही ले रहा हूं कि बिहार की राजनीति में मुंह बोले रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं, और इन बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच जिस प्रकार से सियासत चल रही है, उस सियासत में आपको क्या लगता है नीतीश कुमार और भाजपा का रिश्ता, बेहद संक्षेप में बताइए, ये कितने दिनों तक और चलने के
की गुंजाइश दिख रही है? देखिए, मैंने कल भी कहा था कि गठबंधन में जो बंधन है उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। कुछ न कुछ रिफ्ट आई हैं, और ये रिफ्ट कितना है, क्या गठबंधन टूटने जा रहा है, ये देखने वाली बात है। और कल आपने सबसे बड़ा स्टोरी आपने ब्रेक किया था कि भाई सोशल मीडिया में जो बीजेपी के जो पोस्टर है उससे नीतीश कुमार एकाएक गायब कर दिए गए हैं। क्यों गायब कर दिए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो कुछ दिनों पहले तक नीतीश कुमार बीजेपी के सोशल मीडिया के पेजों पे जो पोस्टर बनती है उसमें उनका फोटो प्रमुखता से जगह दी जाती थी, आज वो फोटो गायब कर दिया गया है। अब देखिए, एक बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के कोटे से मंत्री है नीरज सिंह बबलू, वो कहते हैं स्टेशन का नाम ये नहीं होगा, वो होगा योगी मॉडल की तरफ, नाम ही बदलना चाहते हैं। उनके रिस्पांस में नीरज सिंह जो है जेडीयू वाले, नीरज सिंह बबलू वर्सेस नीरज सिंह, इधर से इन्होंने ये कहा तो उधर से इन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। नीरज सिंह बबलू वही जो इनके चचेरे भाई हैं, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं, वही ना? बिल्कुल। हालांकि लोकप्रिय नेता है, अच्छे नेता है, लेकिन उन्होंने जो बीजेपी के जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसके आधार पर उन्होंने बयान दिया, इधर से जेडीयू की तरफ से काउंटर हुआ। कार्यक्रम खत्म करने के पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जिस बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात हो रही है वो बख्तियार खिलजी, आक्रांता बख्तियार खिलजी के नाम पर नहीं, बल्कि महान सूफी संत, कादरी सिलसिला के माने जाने वाले बड़े सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार जिनका मैं 2-3 सेकंड और ले लूं के नाम पर है। तो ये भरमाने वाली और भ्रम वाली बातें ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी, तो मैं 2-3 सेकंड और ले लूं, 2-3 खबर और बता दूं दर्शकों को। तो ये देखिए, मतांतर तो है ही, जातीय जनगणना, वक्फ बोर्ड, ये स्टेशनों का, जगहों का नाम बदलना चाहते हैं, ये कहते हैं नहीं बदलने देंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये भी है कि बिहार के राजनीति में क्या 90 वाला दौर आने वाली है, क्योंकि ऐसा चर्चा है। चर्चा क्या है, आपने देखा भी है किस प्रकार से भाजपा में सुनील पांडे की एंट्री हुई है। चर्चा ये भी है कि सूरजभान सिंह अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं, हालांकि अभी भी पशुपति पारस के साथ बने हुए हैं वो। अब चर्चा ये भी है कि अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ते हैं तो राजद जो है अशोक महतो को उतार सकता है। सूर्यगढ़ा से अशोक महतो की पत्नी तैयारी भी शुरू कर दी है, और सूर्यगढ़ा से एक यादव, प्रहलाद यादव, एक समथिंग, जिन्होंने जेडीयू राजद से बगावत कर दिया था, आपको याद होगा, राजद से 4-5 विधायक बगावत किए थे, उसमें से शायद वो भी सूर्यगढ़ा के विधायक हैं। तो वहां अशोक महतो की पत्नी तैयारी कर रही है। तो बाहुबलियों, यदि इधर से बाहुबली होंगे तो इधर से भी बाहुबली को ही उतारा जाएगा। तो क्या 90 का जो दौर था वो 2025 में देखने को मिलेगा? चलिए, अब देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बाहुबली हर दौर में रहे हैं, ये अलग बात है कि 90 के दशक वाली परिस्थितियां अब नहीं है। नीतीश कुमार के राज में जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा वो यही दिखा कि बाहुबल का सियासत में और समाज के ऊपर प्रभाव कम हो गया। लेकिन इस समय तो जमीन माफिया ही गांव-गांव में उन बाहुबलियों से ज्यादा माहौल खराब कर रहे हैं। जमीन के दलाल और पूरा खेल, जहां देखिए वही खेल चल रहा है। एनसीआर भी कहता है कि 40% जाने जा रही है जमीन विवाद में बिहार में, लेकिन सियासी जमीन का विवाद भी चल रहा है, और इसी विवाद में चिराग पासवान और अशोक चौधरी फैक्टर भी है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। ऋषि जी तो पुख्ता खबर लाते हैं, और जैसे ही ये खबर पुख्ता होती है हम एक बार फिर तत्काल आपके साथ लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।